अब तक हमने जितनी बातें भी की वो सब इंडिविजुअल एटम्स के बारे में थी, लेकिन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, यानी वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्योंकि अगर एटम एक दूसरे से ना चिपकें तो शायद हम सब भी एटम्स का एक बेजान कलेक्शन हो और ये वीडियो भी तैयार ना हो। तो एटम एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो एक दूसरे से चिपक कर मॉलिक्यूल बनाते हैं और जाहिर है कि मॉलिक्यूल्स भी आसपास जमा हो जाते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के बंचेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, और प्रोटीन्स आपस में मिलकर मजीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और ऐसी ही एक स्ट्रक्चर इस वक्त ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन सब कुछ यहीं से शुरू होता है। एटम्स बॉन्ड बनाते हैं या वो आपस में चिपके होते हैं, और इस वीडियो का मकसद भी आपको यही बताना है कि एटम्स किस किस तरह से एक दूसरे से चिपकते हैं। तो बॉन्ड की सबसे पहली और ताकतवर किस्म वो है कि जब आप कोई ऐसा एटम ले जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन हो, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वाकई बेताब हो, और फिर आपके पास एक और एटम हो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो, यानी लेना चाहता हो। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई एटम इसलिए इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, और ये कि हर एलिमेंट नोबल गैसेस जैसा बनने की कोशिश करता है, क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो एलिमेंट्स जो बड़ी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं वो अल्कलाई मेटल्स हैं, ये रेड कॉलम वाले। ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। दूसरे भी देना चाहते हैं, लेकिन हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं। और कौन इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है? तो वो हैलोजेंस हैं। इनके बारे में भी पहले बात हो चुकी है। ये पीले वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए बेताब हैं। दूसरे वाले भी इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं, मगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन हैं। तो अगर आप इन्हें आसपास रख दें, तो मसलन मैं सोडियम और क्लोरीन को करीब करीब रख दूं, तो ये रहा सोडियम, और फिर ये रहा सोडियम, और ये आया क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो सोडियम का वैलेंस शेल कुछ इस तरह से होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिससे ये छुटकारा पाना चाहता है, और क्लोरीन ऐसा होगा। क्लोरीन इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के। तो अगर ये दोनों करीब करीब हों तो ये नीला वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम से फरार होकर क्लोरीन का हिस्सा बनना चाहेगा। और ये 1-2 एटम्स की बात नहीं है, बल्कि आपके पास बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं इनके। ये एक से दूसरे में छलांग लगाते फिर रहे होंगे, लेकिन बात को समझने के लिए हम सिर्फ 2 एटम्स ही पर फोकस किए हुए हैं। तो इनमें रिएक्शन हुआ, सोडियम के इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाई, तो सोडियम का क्या होगा? सोडियम के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, या यूं कहिए कि इसका सबसे स्टेबल शेल ही वैलेंस शेल बन जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग गया और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन नियॉन जैसी हो जाएगी। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो नियॉन जैसा हो गया, मगर अब इसमें प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे पहले ये न्यूट्रल था, मगर अब ये पॉजिटिव है, और अब ये क्लोरीन कैसा हो जाएगा? मैं नोटेशंस को मिक्सअप कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूं। तो पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जंप करेगा, तो अब ये खुश है। ये अब आर्गॉन जैसा हो गया है, इसका वैलेंस शेल भी पूरा भर गया है। लेकिन अब इस पर कितना चार्ज है? अब इसके पास 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसका चार्ज क्या होगा? इसके 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर -1 चार्ज है। तो मैं इस पर नेगेटिव लिख दूंगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो अब ये दोनों ही अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से खुश हैं कि इनके पास स्टेबल वैलेंस शेल्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। कूलम फोर्सेस, जी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी कि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही एक आयोनिक बॉन्ड भी है, और इस तरह ये NaCl बनाते हैं।
NaCl, मगर इसमें बॉन्ड की शेयरिंग नहीं हो रही। ये वाला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेचैन है और ये वाला देने के लिए। तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने के बाद सोडियम को कहता है अब तुम पॉजिटिव हो और मैं नेगेटिव, तो मैं तुम्हारे साथ चिपक कर रहूंगा, और यूं खाने का नमक बनने की कहानी पूरी होती है। इस सिचुएशन में एक एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन तब क्या होगा जब दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ख्वाहिश इतनी शदीद ना हो। तो इसकी भी कुछ मिसालें देखते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल एलिमेंटल ऑक्सीजन है। ठीक, एलिमेंटल ऑक्सीजन, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड था। तो इसे आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आयॉन्स बन गए थे। हमने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया था, यानी एक आयन बनाया था। सोडियम कैटायन बन गया, पॉजिटिव कैटायन, और ये बन गया ये कैटा, और ये बना एक एनायन क्योंकि ये नेगेटिव है और ये एक दूसरे से चिपक गए, तो ये हुआ आयोनिक बॉन्ड। जबकि हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट्स हों जो इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने के मामले में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हों, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक ही जैसी हो, और इसकी बेहतरीन मिसाल एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम्स हैं। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन की बात की, तो एक ऑक्सीजन या मैं एहतियातन पीरियोडिक टेबल पे एक नज़र डाल लूँ। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होंगे 2s2 और 2p4। तो इसके दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन में हुए 1 2 3 4 5 6, और फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास एक और ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहेंगे ताकि ये भी स्टेबल हो जाएं और किसी नोबल गैस की तरह नजर आने लगे, मगर इन दोनों में से किसी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, लेकिन आसपास दूसरे ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन एटम इस वाले के पास जाकर कहेगा क्यों ना हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लें ताकि हमें ये लगे कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरा कहता है क्यों नहीं। अब मैं इसे यहाँ लिखूंगा, यहाँ ये ब्लू में ये आया एक ऑक्सीजन, ये इसे मैंने अलग कलर में सिर्फ रिएक्शन दिखाने के लिए लिख लिया है, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे आपस में, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स को आपस में शेयर कर रहे हैं। इस वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये इस तरह से बन जाएगा जैसे इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला भी कुछ ऐसे ही करेगा। इसके पास भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये भी इस तरह का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम की तरह नजर आएगा, ये भी खुश और वो भी खुश। तो ये नोशन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, या ये कि बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी क्लाउड दोनों एटम्स के आसपास एक जैसा फैला हुआ है, तो इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये खास तौर पर उस वक्त होता है जब आप ऐसे 2 एटम्स की बात कर रहे हो जो एक दूसरे के से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ ना हो, यानी उनकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, यानी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की ख्वाहिश के एतबार से। तो जब हमने शायद आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हमने ये बनाई थी ऑक्सीजन, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये आए 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये कहते हैं कि चलो क्यों ना हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लें, और ये ऑक्सीजन के पास चलते हैं। मैं इसे दोबारा बना रहा हूं ताकि शेयरिंग को वाज़ेह तौर पर दिखा सकूं। तो ये आया ऑक्सीजन, मैंने इस पेयर को अलग कर लिया है, अब ये हाइड्रोजन आ रहा है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसी तरह दूसरा वाला भी आएगा। तो अब इसे अपना पूरा शेल, पहला शेल पूरा भरा हुआ सा लगेगा, और इससे सिर्फ 2 की ही जरूरत है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शेल होता है। और ये ऑक्सीजन ये शेयरिंग के बाद आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा और यूं सब खुश हो जाएंगे। तो ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है। इसे हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं,
जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। मैंने इस तरह से बना रहा हूं तो ऐसे, तो इनमें से हर लाइन दरअसल 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रही है, मगर इस सिचुएशन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में, यानी ये हाइड्रोजन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स लेने का ज्यादा ख्वाहिशमंद है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा वक्त ऑक्सीजन के पास गुजरेगा हाइड्रोजन के मुकाबले में, जाहिर है, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मॉलिक्यूल के इस तरफ, और ऑक्सीजन वाली साइड पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत मामूली सा है। इसी को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये पोलर भी है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किए हुए हैं, और ऐसे किसी केस में बनने वाले मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी, यानी मॉलिक्यूल की एक साइड दूसरी साइड के मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा वक्त गुजार रहा होगा। और अब वो आखिरी बॉन्ड जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड स्कूल के दिनों में मैं भी एक मेटालिक बॉन्ड की तरह था, खैर ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो मेटल्स में आप बिल्कुल वैसी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मेरे पास न्यूट्रल आयरन एटम्स का एक बंच है, बहुत सारे एटम्स मेरे पास हैं, और अब तक हमें मेटल्स की एक कॉमन बात पता चल चुकी है, और वो ये है कि जो किसी चीज को मेटेलिक बनाती है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, मगर वो देने में खुश होते हैं और शेयर करके और भी खुश होते हैं। तो अगर आपके पास आयरन एटम्स को करीब करीब रखें इनको, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव होंगे इस तरह से। इस तरह आपने बहुत ज्यादा कम्युनल भी कह सकते हैं इन मेटालिक एटम्स को, और इनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स एक समंदर जैसा बना लेंगे जिसे ये सब मिलकर शेयर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन 1 आया, 2, 3 और ये और आया, और क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स एक समंदर में हैं तो इन सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन के इस समंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी ये अपने इन कॉमनली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिन्हें इन सब ने मिलकर डोनेट किया है। तो यही बात मेटल्स को इस काबिल बनाती है कि वो कंडक्टिव हों और चमकदार भी और लचकदार भी हों। तो इलेक्ट्रॉन्स के इस समंदर को आप इन इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द किसी पुडिंग की तरह से भी समझ सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा सारा ग्लू जो इन एटम्स को चिपका के रखता है। इसीलिए आप एक रॉड को मोड़ सकते हैं उसे बगैर तोड़े हुए, क्योंकि इसकी सख्ती नहीं होती इसमें, बल्कि लचक होती है। लेकिन जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो इनमें बहुत मजबूत बॉन्ड तो होता है, लेकिन वो रिजिड भी होता है, यानी अगर आप नमक की एक सलाख बना लें और उसे मोड़ने की कोशिश करें तो वो टूट जाएगी, क्योंकि सॉल्ट्स में इलेक्ट्रॉन ग्लू जैसा कुछ नहीं होता जिसे आप आसानी से मोड़ सकें या खींच सकें वगैरह। तो ये वो 3 बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कुछ भी हम करते हैं इसमें इन्हीं तीनों बॉन्ड्स में से कोई एक या ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और ये वीडियो अब खत्म होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि किसी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट या मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टीज पर इन बॉन्ड्स का क्या असर होता है। शुक्रिया।